राम सभी को। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर चर्चा करने वाले हैं 14 अप्रैल को जिनकी जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को जिनकी जयंती मनाई जाती है, मैं बात करूं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, आज हम इनके ऊपर बहुत सारी चर्चा करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक क्यों कहा जाता है, इनको संविधान का जननी क्यों कहा जाता है, किसने कहा था। आधुनिक भारत का मनु भी बाबा साहब को कहा जाता है। बाबा साहब जो है, अंबेडकर जी जो है, संविधान सभा के अंदर जो थे, ये कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे, संविधान सभा में इनकी सदस्यता क्यों खत्म हो गई थी, भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया था, और बाबा साहब अंबेडकर की जो जो कृतियां हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, हम उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इनके पूरे जीवन के ऊपर भी चर्चा करेंगे और इनके ऊपर बहुत स्टिक से एक बात बैठती है, हम उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके जन्म के ऊपर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, इनका जन्म जो है 14 अप्रैल को हुआ था। 14 अप्रैल को हुआ था 1891 में मऊ छावनी जो है, इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है बेसिकली महाराष्ट्र से संबंध है इनका, महाराष्ट्रियन थे, महाराष्ट्र से संबंध रहा है। लेकिन अंग्रेजों की जो सेना थी, ब्रिटिश सेना थी, इनके पिता ब्रिटिश सेना के अंदर एक शिक्षक थे, और जब ये शिक्षक के तौर पर वहां पर मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो वहीं मऊ छावनी के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। भीमराव अंबेडकर जो है, इनके पिता थे रामजी मोलोजी सकपाल, और इनकी माता का नाम था भीमा देवी। भीमराव अंबेडकर की माता का नाम था। भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थी, और 14वीं संतान थी यही भीमराव अंबेडकर जो है, अपने माता पिता की अंतिम संतान थी। और ये अपने माता पिता की 14 संतान जो थी इनके माता पिता के, उनमें से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो बच्चे हुए अपने माता पिता के, ये 14 में से, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे यही बच्चे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई में गहन रुचि थी, इनका बहुत अध्ययन करने का बहुत मन करता था, और ये कहते हैं कि प्रतिभा कभी छिपती नहीं है, दिखाई दे जाती है, और जब जिसमें प्रतिभा होती है तो उसका सम्मान करने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं। इनको गायकवाड़ के शासक बोले, बड़ौदा के शासक बोले, या कोल्हापुर के शासक बोले, इन्होंने इनको अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर भी पीएचडी करने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए भी इनको भेजा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चार पीएचडी कर रखी हैं। इनके जीवन के अंदर 4 पीएचडी इन्होंने हासिल की थी। इन्होंने 32 भाषाओं का ज्ञान लिया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। भीमराव अंबेडकर ने आज के दिन जो महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, उसकी देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। एक एक करके इनके ऊपर चर्चा करते हैं। बचपन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम था भीवा रामजी सकपाल, जो है इनके बचपन का नाम था। इनका शिक्षक जो था कृष्ण महादेव अंबेडकर जो थे, इनका शिक्षक थे। ये इनके एक ब्राह्मण शिक्षक थे, और ब्राह्मण शिक्षक जो थे, इनका गांव था अंबावड़े। अंबावड़े महाराष्ट्र के अंदर एक गांव पड़ता था, और इस महाराष्ट्र में गांव पड़ता था रत्नागिरी में, तो वहीं से इनके नाम के साथ साथ इन्होंने अपना नाम जो है अंबेडकर रख दिया। और इस गुरु ने अपना नाम जो था, इनके गुरु ने अंबेडकर जो स्कूल में नाम लिखवाया, तो उसके समय इन्होंने नाम दे दिया था अंबेडकर, नाम दे दिया था। तो इनका नाम भीमराव जी अंबेडकर जो है, ये नाम इनके गुरु की देन से हो गया था। भीमराव अंबेडकर के बारे में और जानकारी है कि 1896 में इनकी माता का निधन होने के कारण इनका परिवार मुंबई में आ गया था। इनके पिता ने नौकरी छोड़ दी थी, और नौकरी छोड़ने के बाद वहां से इनका पूरा परिवार जो है, मध्य प्रदेश में जब ये रहते थे मऊ छावनी में, वहां से महाराष्ट्र के अंदर आ गए, और महाराष्ट्र में इनका जो एडमिशन है, मुंबई के एलिफेंस्टन हाई स्कूल के अंदर इनका दाखिला करवा दिया गया था। 1906 में इनकी शादी जो है, 9 साल की लड़की रमाबाई के साथ इनकी शादी हुई थी। 1907-8 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। 1912 में बंबई से अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिग्री प्राप्त की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टोटल जो है, इनके पास 32 डिग्रियां थी, जिनमें 4 तो पीएचडी की डिग्रियां इनके पास थी। 1913 में पिता का निधन हो गया था इनका, और 22 वर्ष की आयु में ये अमेरिका चले गए थे। मैंने आपसे जिक्र भी किया था, जब ये अमेरिका गए हैं, तो अमेरिका में बड़ौदा के शासक जो थे, उन्होंने इनको अमेरिका भेजा था,
और उसके साथ कुछ स्कॉलरशिप उस समय के 25 रुपए के हिसाब से स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाती थी। उस स्कॉलरशिप से वहां चले गए थे और उसमें इनके साथ कुछ अनुबंध हुआ था। अब जब वो वहां से पढ़ के वापिस आएंगे 3 साल के बाद, तो ये यहाँ पर नौकरी करेंगे, मेरे पास वहां नौकरी करेंगे। तो उन्होंने वहां सचिव के तौर पर नौकरी भी की थी। 1913 में इनके पिता का जैसे निधन हुआ तो 22 वर्ष की आयु में अमेरिका चले गए, न्यूयॉर्क चले गए और वहां से इन्होंने 1915 में समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव शास्त्र जैसे विषयों में एमए जो है, मास्टर डिग्री जो है वो कर ली थी। 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया था। अभी 1916 में लंदन गए थे, तो इससे पहले ये जब अमेरिका थे तो अमेरिका में 1914 में सबको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध हो गया था। उसके बाद अम्बेडकर जी जो है अपने घर आ गए या हिंदुस्तान आ गए थे। 1916 में फिर से एक शासक हुए हैं और शासक कोल्हापुर घराने से जो थे उन्होंने इनको फिर से लंदन में भेज दिया, लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया था। 1920 में कोल्हापुर के शाहू महाराज जो थे इन्होंने इनको इंग्लैंड भेजा था। 1921 में इनकी डिग्री पूरी कर ली गई थी, इन्होंने डिग्री पूरी कर ली। मुंबई के पूर्व राज्यपाल थे लॉर्ड सिडनेम, इनके कारण इन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई थी। इन्होंने कॉलेज के अंदर प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने पढ़ाने का काम भी किया था। 1922 में इन्हें बैरिस्टर एट लॉज डिग्री प्रदान की गई थी। 1923 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने डी साइंस जो है, डॉक्टरेट ऑफ साइंस है अर्थशास्त्र में लंदन विश्वविद्यालय से इन्होंने सम्मानित भी किया गया था। भीमराव अम्बेडकर जी जो है 9 भाषाओं के जानकार थे और इनके पास 32 डिग्रियां थी। जो व्यक्ति 9 भाषाओं का जानकार है, 32 डिग्रियां जिनके पास है, उस समय का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा कह सकते हैं या सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई था तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। और आज भी शायद इनका तो मुकाबला बहुत ही कम व्यक्ति कर पा रहे हैं कि इतनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। इनको पढ़ाई लिखने का या पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। इनकी रुचि होती थी वो केवल और केवल किताबों से, इनका मोह संबंध जो था, बहुत ज्यादा लगाव इनको किताबों से था। इनके घर में कहते हैं कि 10-10 हजार किताबें इनके वहां लाइब्रेरी के रूप में रखी रहती थी। अंबेडकर जी विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय बने थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, अंबेडकर जी विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय बने थे। इनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट जो है एलएलडी कोलंबिया विश्वविद्यालय 1952 और दिल्ली उस्मानिया विश्वविद्यालय 1953 से इनको ये डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। वर्ष 1955 में भीमराव अम्बेडकर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है, प्रेसिडेंसी, इसमें कमेटी में नियुक्त कर लिया गया था। ऑल यूरोपियन साइमन कमीशन के साथ जो एक कमेटी बनी थी, इसके अंदर 1925 में भीमराव अम्बेडकर को शामिल कर लिया था। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है, डिप्रेस क्लास वेलफेयर एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना भी की गई थी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। 1927 में 2 संघ बनाए थे, एक का नाम समाज समता संघ था और दूसरा का नाम समता सैनिक जो थे। ये 2 संघ इन्होंने भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए थे। 1927 में मुंबई विधानसभा के सदस्य भी नियुक्त हुए थे। 1927 में महाड़ सत्याग्रह, वह मंदिरों के अंदर जो प्रवेश दिलाने के लिए जो ये आंदोलन चलाया था, महाड़ का सत्याग्रह जो किया गया था, ये भी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा है। 1928 में दलित वर्ग शिक्षा समिति जो है, डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी जो ये बनाई थी। अब यहाँ पर इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी, यहाँ डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर एसोसिएशन जो है ये बना दिया गया था इनके द्वारा। 1930 में बलराम मंदिर जो है, इसके प्रवेश के लिए भी इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था। 1919 का जो एक्ट बना था वो एक साउथ बोरो समिति की अध्यक्ष समिति के अनुशंसा के आधार पर बना था। 1919 का जो साउथ बोरो समिति थी, इसमें समक्ष विशेषकर पृथक निर्वाचन में मतदान करने की जो थी, इसमें वो चीजें डाली गई थी कि इनको अधिकार दिया जाना चाहिए। साउथ बोरो समिति की अनुशंसा पर 1919 का भारत शासन अधिनियम बना था और इस भारत शासन अधिनियम के अंदर जो पृथक निर्वाचन से है, इसकी व्यवस्था की कर दी गई थी। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है ये बना दी गई थी। इसी पार्टी का नाम आगे चलकर इन्होंने बदल दिया था 1942 में। इस पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में इसने बदल दिया गया था और ये इनके द्वारा बनाया गया अंतिम दल था। एक दल और बहुत बड़ा ये बनाने जा रहे थे और उससे पहले इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन जो भी इन्होंने विचार विमर्श किया था जिन साथियों के साथ, उन्होंने इनके सम्मान के अंदर बाद में एक पार्टी बनाई थी, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ जो है ये इन्होंने बनाया था, लेकिन आज के दिन अखिल भारतीय जो है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जो है, इसके बारे में अगर ठीक से कहा जाए तो इसके बारे में अंबेडकर ने तो बहुत पहले इसकी पहल कर दी गई थी अंबेडकर जी के द्वारा।
अंबेडकर जो काम नहीं कर पाए थे वो काम फिर काशीराम जी के द्वारा किया गया था। काशीराम जी ने जो काम नहीं किया था वो काम फिर आज के दिन के मायावती जी कर रही हैं। आज के दिन जो काम है मायावती मायावती जी जो हैं इन्होंने भी दलितों के लिए जो इनका राजनीतिकरण किया है वो बहुत ज्यादा राजनीति किया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये है अखिल भारतीय तो नहीं बन पाई थी। मायावती के द्वारा भी जो प्रयास किया गया था दलितों के उत्थान के लिए, इनके राजनीतिकरण के लिए, वो उत्तर भारत तक ही सीमित रह गया है। उत्तर भारत के अलावा साउथ इंडिया जो है, दक्षिण भारत जो है, वहां पर ज्यादा वर्चस्व नहीं बना पाई है ये। और आगे बात करते हैं। 1944 में अंबेडकर गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य नियुक्त किए गए थे और इनको श्रम विभाग सौंपा गया था। 1947 में नेहरू मंत्रिमंडल में ये कानून मंत्री बने थे, कानून मंत्री बने थे। कानून मंत्री, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। लेकिन अंबेडकर जी का पंडित नेहरू के साथ जो हिंदू कोड बिल था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका जो हिंदू कोड बिल था, इसको लेकर मतभेद हो गए थे। ये चाहते थे कि सबका, स्त्रियों का उत्थान भी किया जाए, उनको जो संपत्ति है उसके लिए भी इनको अधिकार मिलना चाहिए, फिर इनको उत्तराधिकारी का अधिकार भी मिलना चाहिए। इन चीजों को लेकर हिंदू कोड बिल जो था उसके ऊपर असहमति हो गई थी नेहरू और इसके अम्बेडकर जी के बीच। नेहरू ने मना कर दिया था क्योंकि कुछ ऐसे थे नेहरू की पार्टी के सदस्य ऐसे थे जो कि 1951 के अंदर जो ये कह रहे थे 1950-51 में कि ये कोड नहीं लागू किया जाएगा, ये कोड नहीं बनाया जाएगा। तो इसको बहुत सारे ऐसे नेताओं के द्वारा या खुद की पार्टी के द्वारा इनमें समर्थन नहीं मिल पाया था, तो पंडित नेहरू ने मना कर दिया था। उसके बावजूद अंबेडकर ने इससे इस्तीफा देना उचित समझा। अंबेडकर जी की मृत्यु के बाद भी इस संघ में 1957 में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाई गई। इनकी मृत्यु 1956 में जब हुई थी, तो 1956 में मृत्यु से पहले ये जिन अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि ऐसी कोई पार्टी बननी चाहिए, ऐसी कोई पार्टी होनी चाहिए, तो रिपब्लिक पार्टी जो है ये नाम से उन्होंने एक पार्टी बनाई थी। दरअसल देखा जाए तो रिपब्लिक पार्टी जो है, ये रिपब्लिक पार्टी जो है ये अब्राहम लिंकन को सम्मान देने के लिए बनाई गई थी। और रिपब्लिक पार्टी जो है, इस रिपब्लिक पार्टी को हम दक्षिणपंथी पार्टी बोल सकते हैं। दक्षिणपंथी पार्टी जो है, ये दक्षिणपंथी पार्टी बोल सकते हैं। एक राइटिस्ट जो है वो ग्रुप बोल सकते हैं इसको, राइटिस्ट पार्टी बोल सकते हैं। रिपब्लिक पार्टी जो थी बनाई गई थी। राइटिस्ट पार्टियां वो होती हैं, दक्षिणपंथी पार्टियां वो होती हैं जो धर्म को लेकर, जाति को लेकर, नस्ल को लेकर और इनके आधार पर वो बढ़ा चढ़ाकर जो अपनी प्रचार प्रसार करती हैं और इन्हीं के आधार पर वो चुनाव लड़ती है। तो ये सारी की सारी क्या कहलाती, दक्षिणपंथी पार्टी कहलाती है। आज के दिन चर्चा की जाए तो उसमें बीजेपी को भी आप शामिल करते हैं दक्षिणपंथी के अंदर। आप यहाँ पर अकाली दल को भी शामिल कर सकते हो कि वो भी किस प्रकार की पार्टी है। अकाली दल भी है, वो भी दक्षिणपंथी पार्टी है। आप शिवसेना को भी शामिल कर सकते हैं। शिवसेना भी किस प्रकार की पार्टी का नाम है, वो भी एक तरीके से क्या है, दक्षिणपंथी पार्टी। उसका झुकाव दक्षिणपंथ की ओर है, धर्मों की तरफ है, जातियों की तरफ ही लेकर वो चुनाव लड़ते हैं। संविधान की प्रारूप समिति क्या है? संविधान की जो प्रारूप समिति है, एक बार संविधान की प्रारूप समिति जो है, इस संविधान की प्रारूप समिति का गठन पूछ लिया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना पेपर की दृष्टि से, इनका गठन पूछ लिया जाता है। 29 अगस्त जो है, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। लेकिन इस प्रारूप समिति जो है, इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन ये अध्यक्ष अगले दिन बने थे, 30 अगस्त 1947 को बने थे। और इस बैठक के, इसके समिति की पहली बैठक जो है, फर्स्ट मीटिंग जो है, पहली बैठक जो है, वो पहली बैठक भी कब हुई थी? वो भी 30 अगस्त 1947 को ही हुई थी। इसी प्रारूप समिति को एक और नाम से भी जाना जाता है। इसी समिति को मसौदा समिति भी बोला जाता है। प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्ट और समिति का मतलब होता है कमेटी होता है। तो इसी को हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोल देते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसी को बोल देंगे। इसी समिति को एक पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। इसी समिति का नाम पांडुलेखन समिति भी है। इस समिति के अंदर कुल सदस्य की बात की जाए कि इसमें कुल सदस्य कितने थे, तो इस समिति के अंदर कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। हमारे किसी भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य थे, इनके अलावा तो कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। इस विधान के प्रारूप जो बनाया गया था उसके ऊपर विचार करने के लिए समिति बनाई थी, प्रारूप समिति जो है।
अब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में सदस्य बने थे तो कहाँ से सदस्य बने थे। इन्होंने पहली बार जब चुनाव लड़ा था तो पहली बार इन्होंने खुद की जो 1942 में जो एसोसिएशन बनाई थी ना, उस एसोसिएशन की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा था, जो अनुसूचित अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति के नाम से बनाई गई थी। इन्होंने चुनाव लड़ा था उत्तरी मुंबई से। ये कई बार कंफ्यूजन रहता कि इन्होंने कहाँ से चुनाव लड़ा था, मुंबई से, दक्षिणी मुंबई थी कि उत्तरी मुंबई थी, उत्तरी मुंबई से इन्होंने चुनाव लड़ा था। खुद के एसोसिएशन से चुनाव लड़ा था तो ये चुनाव के अंदर हार गए थे, जीत नहीं पाए, ये असेंबली में नहीं पहुंच पाए। जब असेंबली में नहीं पहुंच पाए तो इनकी मदद के लिए एक व्यक्ति आगे निकल के आया था। इनकी मदद के लिए जो व्यक्ति निकल के आया था वो दलित समुदाय से निकल के आया था, और दलित समुदाय में बंगाल से निकल के वह व्यक्ति इसकी मदद करने के लिए आया था, जिसका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल, जिनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल जो हैं ये निकल के आए थे। इन्होंने एक सीट थी जयसुर खुलना, जो है जयसुर खुलना, इस जयसुर खुलना वाली सीट से जो है इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव जितवाया। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चुनाव लड़ा था बंगाल से, वो कौन सी पार्टी की तरफ से लगाया था, मुस्लिम लीग की तरफ से लगाया था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद भीमराव अंबेडकर जो हैं इनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। इनकी सदस्यता खत्म करने के पीछे कारण भी यही बताया गया है। अब इनकी सदस्यता इसलिए खत्म कर दी गई थी, अब भीमराव अंबेडकर ने जिस सीट से चुनाव लड़ा था वो सीट पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में चली गई थी, और जो सीट भारत में नहीं है तो उस सीट का फिर है ही नहीं, तो उसकी सदस्यता कैसे रखी जाएगी, इसलिए विवादों के चक्कर में इसकी सीट जो खाली कर दी गई थी। अब हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे BN राव। BN राव एक ICS अधिकारी थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, निष्पक्ष भाव से बस योगदान दिए जा रहे थे, हमारा संविधान बनाने में हेल्प किए जा रहे थे, सहायता करने का काम करते थे। BN राव ने सोचा कि भीमराव अम्बेडकर को कैसे भी संविधान सभा में लेके आए। लेकिन एक बात और मैं आपसे शेयर कर लूंगा कि इन्होंने ब्रिटेन के अंदर एक सर आइवर जेनिंग्स हुआ करते थे, आइवर जेनिंग्स कानून के अच्छे ज्ञाता हुआ करते थे, ये बेसिकली ब्रिटेन के ही थे। तो ब्रिटेन से ये व्यक्ति थे। BN राव इनके पास चले गए और कहा कि हमें आपकी क्या चाहिए, मदद चाहिए है, हम संविधान बना रहे हैं तो संविधान के अंदर आपकी मदद चाहिए था। सर आइवर जेनिंग्स ने वो बात कही थी, अब आप मेरे पास क्यों आए, आपको तो आना ही नहीं चाहिए था, आपको वहां मदद करने के लिए, सलाह देने के लिए एक व्यक्ति बैठा तो है। बोला कौन बैठा है, बोला भीमराव अंबेडकर बैठा है। मेरे से लोग, दुनिया तो सारी सारी भीमराव अंबेडकर से सहायता मांगते हैं, आप उनको छोड़ के दीवे के नीचे अंधेरा दिखाने वाली बात होगी भाई ये तो। अब भीमराव अंबेडकर को आप यहाँ वहां अपने पास छोड़ के और मेरे से सलाह मांगने आएगी, जबकि पूरी विश्व ये सहायता मांगने का, सलाह मांगने का काम करता है, वो भीमराव अंबेडकर से मांगता है। तो आप उनके पास जाओ और उनको जैसे भी करके संविधान सभा के अंदर लेके आओ। तो BN राव जो है इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिख के ये कहा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखा और ये कहा, मुंबई के अंदर जो उस समय बॉम्बे प्रांत हुआ करता था, बॉम्बे, इस बॉम्बे के अंदर जो है प्रधानमंत्री हुआ करता था BG खैर। इस BG खैर को पत्र लिखवा के आप ये कहो, एक व्यक्ति है MR जयकर, ये MR जयकर जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, और ये MR जयकर जो है अपना स्थान खाली करेंगे और इनके स्थान पर जो सीट खाली हो जाएगी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम चुनाव लड़वा देंगे। तो वो दोबारी सदस्य भीमराव अंबेडकर वहां से बने थे। अंबेडकर ने राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, फजल अली आयोग भी जिसको कहा जाता है, जब भारत के अंदर, भारत की आजादी के बाद भारत में 4 प्रकार की इकाइयां थी, और भारत में जो 4 प्रकार की इकाइयां थी तो उसमें बार बार मुद्दा उठ गया था, भाई हमें किसी भी प्रकार से क्या कर दिया जाए, हमें भाषा के आधार पर राज्य बना देना चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने का समर्थन किया था, विरोध नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि जो ये हमारा भारत है, इस भारत के अंदर से अगर आप कुछ राज्यों को भाषा के आधार पर बना भी दोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, बहुत ठीक ठीक रहेगा, लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता जो रहेगी, सर्वोच्च सत्ता जो रहेगी वो आप किसके पास रखो, केंद्र के पास रखो। वहां पर आप जो भाषा रखोगे, राजकीय भाषा रहेगी, उसको आप केंद्र के द्वारा जो भाषा मानी जाएगी उसी भाषा का आप वहां पर रखेंगे, ताकि राज्य जो हैं ये हैवी ना हो जाए किसी प्रकार से। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर फेडरल शब्द का यूज कहीं भी नहीं किया हुआ है, हमें यूनियन शब्द का अर्थ देखने को मिलता है, या यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया था, यूनियन ऑफ इंडिया कहा गया है, फेडरेशन, फेडरल का यहाँ जिक्र नहीं हुआ था। तो
फिर इन्होंने क्या कहा कि इस रिपोर्ट जब फजलीली आयोग ने 1953 में जो आयोग बना था, इसकी रिपोर्ट जैसे 1955 में दी, तो इन्होंने रिपोर्ट को देखा और कहा मेमनों के ऊन कतर लिए गए हैं और उनकी तीव्रता महसूस कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए दिया था, अब एक आयोग बना था, एस के दर समिति बनी थी, एस के दर, तो एस के दर या एस के धर समिति जो बनी थी, इस समिति ने भी क्या कह दिया था, अब भाई हम भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे। उसके बाद एक समिति बनी थी, जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। इस समिति ने मना कर दिया और उसके बाद 1953 में आयोग बना। इसकी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ये कह रही कि हम क्या कर देंगे, हम राज्यों के भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे। तो इस संदर्भ में इन्होंने कोटेशन या ये वाक्य बोला था, मेमनों के ऊन कतर दी गई है और वो सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। अगर ये वही कांग्रेस से जो पहले मना कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए हम समर्थन कर रहे हैं। 1990 में अंबेडकर ने मरणोपरांत भारत रत्न जो है ये दिया गया था। एक बात और अम्बेडकर के यहीं से, इन्होंने 1951 में जब अपना इस्तीफा दिया था, तो इन्होंने इस्तीफा दिया था हिंदू कोड बिल के चलते, कि इसको हिंदू कोड बिल को जवाहरलाल नेहरू मना कर चुके थे कि हमारे यहाँ माहौल बिगड़ चुका है, हिंदू कोड बिल को हम जो है पारित नहीं करेंगे। तो बाद में टुकड़ों टुकड़ों में टूटकर पारित हुआ था, टुकड़ों में टूट टूट कर पारित हुआ था। अंबेडकर के 3 आदर्श जो थे, गौतम बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले। अंबेडकर परिवार जो था वो कबीरपंथी परिवार को मानने वाला था। अंबेडकर का पूरा परिवार जो है वो कबीरपंथी परिवार जो है, कबीरपंथी परिवार मानते थे उसको। अगर कबीर पंथ को मानने वाले ये जो थे, इनके परिवार से थे। संविधान के जनक, जननी संविधान के जनक, हमारी संविधान सभा में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रोफेसर केवी राव। केवी राव से पूछा गया कि आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा डॉक्टर भीमराव ना केवल संविधान का जनक है, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या है, संविधान के जननी भी है। इन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का मनु भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, आधुनिक भारत का मनु। इनकी पुस्तकों के ऊपर चर्चा करते हैं। इनकी पुस्तक आई थी 1961 के अंदर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। इस पुस्तक में एक क्रिटिकल कम्युनिटी में नेहरू, पुस्तक का पूरा ही नाम क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया, एक क्रिटिकल कम्युनिटी। इस पुस्तक में नेहरू और पटेल को इसने क्या कहा, संविधान निर्माण में योगदान के कारण सभापतित्व करने वाले देवता, और अम्बेडकर को संविधान की जननी कहा था। तो इस किताब का नाम भी पूछ सकता है, कहा किसने था, केवी राव ने कहा था। अम्बेडकर के न्यूज़पेपर हैं जो कि मूक नायक है, ये 1920 में मराठी भाषा में प्रकाशित था। बहिष्कृत भारत 1927 मराठी में था। समता एक पत्रिका थी, समता पत्रिका जो है ये पत्रिका थी, 2 न्यूज़पेपर जो थे इनके थे। अब कुछ किताबों के ऊपर चर्चा करते हैं। भीमराव अम्बेडकर की एक किताब थी जाति का उन्मूलन, अनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। बेसिकली इनका एक भाषण था, और ये भाषण जो था, इस भाषण को लेकर इन्होंने अम्बेडकर 1937 में संत राम बीए जो थे, इन्होंने जात पात तोड़ो एक मंडल था, इस मंडल की तरफ से लाहौर में एक वार्षिक अधिवेशन होना था, और उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक अभिभाषण होना था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो अभिभाषण था वो पहले से किसी प्रकार से प्रचार के कारण या लीक हो गया था, या हिंदू को उसमें कट्टरपंथी दिखाने के कारण वो चीज जो है वो फैल गई थी, वो निकल गई थी, वो फैल होगी तो बाद के अंदर ये जो है एक पुस्तक के माध्यम से छपा था। जो इनका जातियों का उन्मूलन है, बेसिकली एक भाषण के रूप में दिया जाना था और दिया नहीं गया, वो कैंसिल हो गया किसी कारण से, बाद में इनकी एक किताब बनी थी। अंबेडकर ने कहा जाति उन्मूलन जो है वास्तविक उपाय है, अंतरजातीय विवाह जो है इसका वास्तविक उपाय है। अंबेडकर ये कहते हैं अगर जातियों का उन्मूलन करना है तो आप क्या कीजिए, एक जाति से, एक जाति यहाँ की है, इस जाति का दूसरी जाति के साथ जो है विवाह कीजिए। अंतरजातीय विवाह जितने ज्यादा होंगे, खून से खून का रिश्ता जब बनेगा तो जाके एक जातियां जो है खत्म हो जाएगी। ऐसे तो जातियां चलती रहेंगी, कोई भी अपनी जाति को स्वेच्छा से छोड़ने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, तो एक जाति का विवाह दूसरी जाति से होगा। यानी इन्होंने सहभोज जो होता था, अंतरराज्यीय भोज जो होता, सहभोज होता था, बोले इससे कुछ होना जोड़ा नहीं है, जातियों का उन्मूलन नहीं होगा। जातियों का उन्मूलन तो होगा अंतरजातीय विवाह से होगा जातियों का उन्मूलन। एक खून से दूसरे खून का रिश्ता बनेगा, एक जाति का दूसरी जाति के साथ खून का रिश्ता बनेगा, तो जाति का उन्मूलन अपने आप हो जाएगा। और बोले कि जाति प्रथा का कोई समाधान नहीं। अंबेडकर की महत्वपूर्ण पुस्तकों के ऊपर चर्चा करते हैं। इनकी अक्सर किताबें जो हैं एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी आ जानी चाहिए। इनकी किताब बहुत सारी हैं। इनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इनकी किताब है, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी।
बेसिकली ये किताब जो है ये इनका पीएचडी का थीसिस है। जो पीएचडी है ये पीएचडी का इनका थीसिस बोल सकते हैं इसको। ये पीएचडी का थीसिस था कि प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो है पीएचडी का इनका थीसिस रहा था। और इनकी किताब का नाम है पाकिस्तान पर विचार। ये भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पाकिस्तान पर विचार। पाकिस्तान पर विचार, थॉट्स ऑन पाकिस्तान जो है 1940 के अंदर इस किताब को लिखने का काम किया था। इन्होंने किताब लिखी थी हिंदू धर्म की पहेलियां, हिंदू धर्म की पहेलियां, हिंदू धर्म की पहेलियां, रिडल्स ऑफ द हिंदुज्म जो है इस किताब को लिखने का, इस किताब को भी लिखा गया था अंबेडकर के द्वारा, हिंदू धर्म की पहेलियां, रिडल्स ऑफ द हिंदुज्म। हूवर सुद्राज करके इनकी किताब है, वीजा का इंतजार इनकी किताब है। तो भीमराव अंबेडकर जो है वीजा का इंतजार जो है, वीजा का इंतजार ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो भीमराव अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी जो पूछी जाए, ऑटोबायोग्राफी, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है ये वीजा का इंतजार इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इनकी एक और किताब है जिसका नाम है दी बुद्धा, दी बुद्धा एंड हिज धम्मा। 1956 में ये किताब लिखी गई थी। ये इनकी बहुत सारी किताब हैं। इनकी किताब है कास्ट इन इंडिया भी इनकी किताब है, CAST, कास्ट इन इंडिया। ये भी इनकी महत्वपूर्ण किताब है, कास्ट इन इंडिया। 1917 में ये किस किताब जो है लिखने का काम हुआ था। इनके जीवन के ऊपर 4 किताबें और भी लिखी गई हैं, जैसे साइड में यहाँ कहीं, हाँ, इनके जीवन पर 4 किताब और लिखी गई हैं। एक इनके जीवन के ऊपर जैसे 2021 के अंदर ये किताब लिखी गई थी एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम था किशोर मकवाना। किशोर मकवाना जो है, इस किशोर मकवाना ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर 4 किताबें लिखी थी। इस किताब का विमोचन जो है, विमोचन, इस किताब का विमोचन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा 2021 में 14 अप्रैल को किया गया था। किताब के मैं नाम बता देता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यक्ति दर्शन। बस सभी के नाम अगले तो सेम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आगे लिख के आयाम दर्शन है, आयाम दर्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन दर्शन, एक है इनकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है आगे करके राष्ट्र दर्शन।